सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के खिलाफ 2200 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कौन है सत्यपाल मलिक? मोदी सरकार के खिलाफ सत्यपाल मलिक के वो 5 स्टेटमेंट जिन्होंने तहलका मचा दिया। ये वो स्टेटमेंट हैं जिनसे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने असहज महसूस किया। दोस्तों नमस्कार। 22 मई को 2 बड़ी खबरें आई। पहली ये कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के खिलाफ 2200 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दूसरी खबर ये आई कि सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पर कहा, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने लिखा कि उनके शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 11 मई से भर्ती हैं और डायलिसिस पर है। इन दोनों खबरों ने देश भर की सियासत में तहलका मचा दिया। सत्यपाल मलिक का ट्वीट और उनके खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट की खबरें पूरे सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सुर्खियों में छा गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कौन है सत्यपाल मलिक? इस पर बात करने से पहले आइए जानते हैं मोदी सरकार के खिलाफ सत्यपाल मलिक के वो 5 स्टेटमेंट जिन्होंने तहलका मचा दिया था। ये वो स्टेटमेंट हैं जिनसे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने खुद को असहज महसूस किया। 2 नवंबर 2012 को मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि पुलवामा अटैक के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी कार्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने ढाबे से फोन करके मुझे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा ये हमारी गलती से हुआ। तब मुझे चुप रहने के लिए कहा गया। 25 अप्रैल 2023 को सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश में बहुत गलत 25 अप्रैल 2023 को सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। यदि किसान एकजुट नहीं हो और केंद्र में यही सरकार दोबारा सत्ता में आई तो किसान नहीं बचेंगे। ये सबसे पहले खेती को खत्म कर देंगे और आप मजदूरी करने लगेंगे। वो किसानों से कह रहे थे कि आप मजदूरी करने लगेंगे और उन्होंने कहा उसके बाद वो फौज को खत्म कर देंगे। 21 मई 2023 को सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर अगले चुनाव तक जनता बीजेपी के खिलाफ एकजुट नहीं हुई और इन्हें हराया नहीं तो ये जनता को मतदान करने लायक नहीं छोड़ेंगे। कह देंगे कि अगर हम चुनाव जीतते ही हैं तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है। कोर्ट नहीं रहेंगे, फोर्स नहीं रहेगी, फौज नहीं रहेगी। एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे ये पूरे देश पर कंट्रोल कर लेंगे। 22 मई 2023 को सत्यपाल मलिक ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं। इसमें उनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी हो जाती है। 6 मई 2025 को मलिक ने कहा कि पहलगाम की असफलता के लिए पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। आइए अब जानते हैं कौन है सत्यपाल मलिक। अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया। अप्रैल 2023 में मलिक ने न्यूज वेबसाइट द वायर के लिए देश के मशहूर इंटरव्यूअर करण थापर को एक साक्षात्कार दिया। इस साक्षात्कार में मलिक ने पुलवामा हमले के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर सीधे नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये पहली बार था जब भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता और कई अहम पदों पर रहे व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पर सीधे हमला बोला। ये पहली बार नहीं था जब सत्यपाल मलिक के बयानों को लेकर सियासत में भूचाल आया। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए जब उनके बयानों से उनकी ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सवाल यह है कि आखिर सत्यपाल मलिक ऐसा क्यों कर रहे थे? वो भी एक ऐसी पार्टी के खिलाफ जिसने उन्हें न सिर्फ लोकसभा चुनाव का टिकट दिया बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर 4 राज्यों के गवर्नर का पद तक दिया। क्या इसमें उनके राजनीतिक हित जुड़े हुए थे? उनके कहे का कितना वजन था? वे अपने पीछे जिस किसान समाज के समर्थन का दावा करते रहे हैं
आखिर उनके दावे में कितना दम है। इन्हीं सब को जानने के लिए जरूरी है कि ये जान लें कि सत्यपाल मलिक कौन है। यूपी के बागपत जिले के हिसाबा गांव के किसान परिवार में 24 जुलाई 1946 को जन्मे सत्यपाल मलिक के पिता का निधन तब हो गया था जब वो महज 2 साल की उम्र के थे। सत्यपाल मलिक ने लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर छात्र नेता के रूप में मेरठ कॉलेज के छात्र संघ से सियासत की शुरुआत की। मलिक वेस्ट यूपी के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वो हिंदी आंदोलन में कूदे और सियासत की पगडंडियों पर तेजी से आगे बढ़ते चले गए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह की निगाह सत्यपाल मलिक पर तब पड़ी जब मलिक ने चौधरी साहब को मेरठ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। चौधरी चरण सिंह ने 1974 में बीकेडी के टिकट पर सत्यपाल मलिक को बागपत विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया। मलिक 10,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता आचार्य दीपांकर को हरा दिया। इस तरह मलिक महज 28 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए। 1980 में लोकदल पार्टी से वह राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 4 साल बाद ही उन्होंने उस कांग्रेस का दामन थाम लिया जिसके शासनकाल में लगी इमरजेंसी का विरोध करने पर वो जेल गए थे। 1987 में राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, जिसके खिलाफ वीपी सिंह ने मोर्चा खोल दिया और इसमें सत्यपाल मलिक ने उनका साथ दिया। कांग्रेस छोड़ सत्यपाल मलिक वीपी सिंह की जन मोर्चा में आ गए और साल 1988 में जन मोर्चा जनता दल में मिल गई। 1989 में देश में आम चुनाव हुए। सत्यपाल मलिक ने यूपी की अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और वो पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अलीगढ़ से चुनाव लड़ा। अलीगढ़ में उनकी बुरी तरह हार हुई। वो चौथे नंबर पर खिसक गए। उन्हें करीब 40,000 वोट ही मिल पाए, जबकि उनके सामने जीतने वाले उम्मीदवार को करीब 2,30,000 वोट मिले। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि मलिक की जमीनी पकड़ कमजोर हो चुकी है। करीब 30 साल लोहिया की विचारधारा के प्रभाव में आगे बढ़ने के बाद 2004 में सत्यपाल मलिक बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अपने राजनीतिक गुरु और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ा। ये चुनाव भी उनकी एक परीक्षा की तरह था, लेकिन इसमें वे फेल साबित हुए, तीसरे नंबर पर रहे। सत्यपाल मलिक को करीब 1 लाख वोट मिले तब, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और 2005-06 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज बनाया गया। 2012 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ये वो दौर था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही थी और उसे एक किसान और जाट नेतृत्व की तलाश थी। उसी समय सत्यपाल मलिक की नरेंद्र मोदी से करीबी हुई। 2014 में बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए और 30 सितंबर 2017 को मलिक को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। कहा गया कि इसमें नीतीश कुमार की भी भूमिका थी। नीतीश और सत्यपाल के संबंध बेहद मधुर रहे। बिहार का गवर्नर रहते मलिक अपने मेरठ कॉलेज मेरठ में आए, या उनका जोरदार स्वागत हुआ। सभा में मलिक ने कहा, मेरे पास कोई काम के लिए मत आना, घूमने के लिए जरूर आना। बिहार के गवर्नर हाउस में आम और अमरूद के बाग हैं, फल भी खिलाऊंगा और घुमाऊंगा भी। उनके इस बयान से उनके स्थानीय शुभचिंतकों और समर्थकों को निराशा हुई। करीब 11 महीने बिहार का राज्यपाल रहने के बाद अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। दरअसल इस फैसले के पीछे भाजपा की एक बड़ी रणनीति थी। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हुई, जिसके बाद राज्य का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ गया। इसी दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक वे गोवा के और अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक वे मेघालय के राज्यपाल रहे। अब फिर लौट आते हैं सत्यपाल मलिक के उस इंटरव्यू पर जो उन्होंने 14 अप्रैल को न्यूज वेबसाइट द वायर के लिए
करण थापर को दिया। इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से उन घटनाओं का जिक्र किया जो न सिर्फ केंद्र सरकार की, बीजेपी सरकार की, बल्कि प्रधानमंत्री के लिए भी, उन्होंने विस्तार से उन घटनाओं का जिक्र किया जो न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि प्रधानमंत्री के लिए भी मुश्किलें पैदा करने वाली थी। उन्होंने कहा कि केंद्र की लापरवाही से हुआ पुलवामा हमला। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के 70 बसों के काफिले में चल रही एक बस से भिड़ गई थी और इस आत्मघाती हमले में 40 जवानों की शहादत हुई। इस हमले के लिए मलिक ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। उन्होंने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे थे लेकिन उन्हें नहीं दिए गए। हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये हमला नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं जाता। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में कहा कि जब ये जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी और अपनी गलती के बारे में बताया तो पीएम ने कहा आप इस पर चुप रहे। इंटरव्यू में मलिक ने कहा कि 4 फरवरी से बर्फबारी के कारण जम्मू में फंसे सीआरपीएफ के जवानों को भी हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचने के लिए मंजूरी मांगी गई थी। सीआरपीएफ ने इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा, जहां से इसे गृह मंत्रालय को भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो गया और दोपहर 3:15 बजे आतंकी हमला हो गया। मलिक ने कहा कि अगर उन्हें भी कहा जाता तो वो इन एयरक्राफ्ट का इंतजाम करा सकते थे। मलिक ने कहा कि मुझे लग गया था कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ जानी है, तो चुप रहना ही बेहतर है। 11 दिन बाद भारत सरकार ने दावा किया कि पुलवामा हमले का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के शहर बालाकोट में आतंकवादी संगठन के प्रशिक्षण शिविरों के ठिकानों पर सिलसिलेवार सर्जिकल स्ट्राइक की। 2 महीने बाद यानी अप्रैल 2019 में देश में होने वाले आम चुनाव में बीजेपी ने बालाकोट स्ट्राइक को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया। मंचों से बालाकोट स्ट्राइक का नाम बार बार सुनाई दिया। मई 2019 के आम चुनाव के जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत को दोहराते हुए 300 का आंकड़ा पार कर दिया और बहुमत से केंद्र में अपनी सरकार बनाई। इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने इशारों में ये भी आरोप लगाया कि पुलवामा हमले को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। सत्यपाल मलिक यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। इतने बड़े फैसले की जानकारी उन्हें महज एक दिन पहले दी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता था। एक दिन पहले शाम को गृह मंत्री का फोन आया कि सत्यपाल मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ, सुबह अपनी कमेटी से पास करा के 11 बजे से पहले भेज देना। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। ये बहुत बड़ा बयान था, बहुत बड़ा एलिगेशन था प्रधानमंत्री के ऊपर उन्हीं की पार्टी के एक नेता का। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर और गोवा का राज्यपाल रहते उन्होंने कई बार भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री के करीबी लोग उनके पास जम्मू कश्मीर में दलाली का काम लेकर आए, जिसमें उन्हें 300 करोड़ रुपए का ऑफर था। इस काम को करने से उन्होंने साफ मना कर दिया। 22 अगस्त 2022 को सत्यपाल मलिक बागपत के खेकड़ा में किसान मजदूर सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर 700 किसान मारे गए थे। मुझे कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं गवर्नर होते हुए पंगा लूं, लेकिन जब 700 लोग मर गए तब भी दिल्ली से चिट्ठी संवेदना की कहीं नहीं गई। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री उसके प्रति संवेदना भेजते हैं। देर से उनको ये बात समझ में आई, फिर माफी मांगकर तीनों कानून वापस ले लिए, लेकिन तबीयत में ईमानदारी नहीं थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जनवरी 2022 में किसानों के मामले में जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरे 5 मिनट में लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए हैं,
जब कुतिया भी मरती है तो आप चिट्ठी भेजते हो। तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं, मैंने कहा आपके लिए ही मरे हैं। उन्होंने कहा कि तुम अमित शाह से मिलो, अमित शाह से मिला। उन्होंने कहा कि इनकी अक्ल मार रखी है तुम लोगों में, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ जाएंगे। हालांकि बाद में अपने इस बयान से सत्यपाल मलिक पलट गए। कर्नल थापर के साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने बात को दोहराते हुए अमित शाह वाला बयान मैंने बिल्कुल गलत कहा था ऐसा कहा। अमित शाह ने मुझसे कहा था, सत्यपाल मलिक ने कहा अमित शाह ने मुझसे कहा था कि इनकी अक्ल मारी हुई है या कुछ और, ये जो बयान मैंने दिया था उसको मैं वापस लेता हूँ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था, मैंने ये गलत कहा, मेरी गलती थी। जून 2022 में मलिक ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना हमारी फौजों को, जवानों को नीचा दिखाने का काम करेगी, उनका करियर खत्म कर देगी। 4 सालों में 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 6 महीने छुट्टी पर रहेंगे, 3 साल वो सिर्फ नौकरी करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, उनकी शादी भी नहीं होगी, उनमें देश के लिए मरने का कैसा जज्बा होगा। ये बहुत गलत किया है, इसे जल्द वापस लिया जाना चाहिए। मार्च 2020 में मलिक ने बागपत की जनसभा में कहा गवर्नर का कोई काम नहीं होता, कश्मीर में जो गवर्नर होता है दारू पीता है, गोल्फ खेलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू लिया। इस 28 मिनट की बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा हमले, किसान आंदोलन और 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे तमाम सवालों पर बात की। मलिक ने कहा कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि 2024 में भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है। ये सत्यपाल मलिक के विवादों और उनके आरोपों की बात हुई, लेकिन मलिक की सियासत को करीब से जानने वालों का कहना है कि उनके दिल में जो होता है वो कह देते हैं। सवाल ये भी है कि मलिक ने जब जम्मू कश्मीर में 300 करोड़ रुपए के करप्शन की बात कही तो उन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कराया जिन्होंने उनके सामने इस तरह का ऑफर रखा था। सत्यपाल मलिक का भाजपा से मोहभंग किसान आंदोलन के वक्त में हुआ। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि उनके पीछे उनका समाज और किसान बिरादरी के लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं और अगर बीजेपी ने उन्हें छुआ भी तो उनकी पार्टी की दुर्गति हो जाएगी। अब सत्यपाल मलिक दिल्ली के राम मनोहर लोहिया की आईसीयू में हैं। आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी उस वक्त विपक्ष में थे, अब सत्ता के साथ हैं। 22 मई 2025 को सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में मलिक के अलावा उनके 2 निजी सचिवों वीरेंद्र राणा और कंवर सिंह राणा और चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के उस समय के प्रबंध निदेशक एमएस बाबू, निदेशक अरुण कुमार मिश्रा और एनके मित्तल, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भूपेन पटेल और एक निजी व्यक्ति कंवलजीत सिंह दुग्गल को भी आरोपी बनाया है। सीबीआई की जांच में ये पाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 के इस प्रोजेक्ट के सिविल वर्क्स के ठेके के आवंटन में ई टेंडरिंग में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। मलिक ने पहले दावा किया था कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से संबंधित फाइलों की मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। चार्जशीट फाइल होने के कुछ घंटों के बाद ही 77 साल के सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने लिखा, नमस्कार साथियों, मेरे बहुत से शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं जिन्हें उठाने में मैं असमर्थ हूँ। अभी मेरी हालत बहुत खराब है, मैं फिलहाल राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में भर्ती हूँ और किसी से भी बात करने की हालत में नहीं हूँ। मलिक को 11 मई से संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया है। उनकी हालत हाल के दिनों में बिगड़ गई है, वर्तमान में वो किडनी डायलिसिस पर हैं और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सत्यपाल मलिक के बयान लोकतंत्र में असहमति की आवाज है, लेकिन क्या वे सत्य के प्रतीक हैं या फिर राजनीतिक ठुकराहट से उपजा असंतोष है?